Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important sources, that is the Hindu and Indian Express. तो इन दोनों न्यूज़पेपर से जो भी important न्यूज़ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे. So let's get started with the topic first. So today is 18th of September and these are the list of the topic that I'll be discussing with you. So the first topic is convalescent plasma and its effects, right? Convalescent plasma therapy काफ़ी ज़्यादा important है आपके इस टाइम के upcoming prelims examination point of view से भी. Now the second topic is basic exchange and cooperation agreement. ये भी काफ़ी important news है. Now the third topic is India Pakistan to attend the SAARC meet, the upcoming SAARC meet which is scheduled to be held on October. And the last topic is pandemic risk pool for the informal and low income sectors. So this is regarding the social security. So this will be the all important topic that I'll be discussing. And apart from this, at the end of this video, we'll have some MCQs question as well. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus on the YouTube channel as well. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. So starting with the first topic, that is convalescent plasma and its effect. You can find this news in Hindu. आपको हिंदू के नेशनल पेज में ये न्यूज़ मिल जाएगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में, जहाँ पे ऑलरेडी मेंस के जो पेपर हैं उसमें ये टॉपिक्स मेंशन है, साइंस एंड डेवलपमेंट और रीसेंट डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. बात करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो जो कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड-19 के बाद जितने भी थेरेपीज़ यूज़ किए गए हैं इंडिया में या अक्रॉस द वर्ल्ड, सो दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द एग्जामिनेशन. और जनरल साइंस में इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. तो लेट्स सी व्हाट आर द डिटेल्स दैट आर कमिंग फ्रॉम दिस न्यूज़. तो अभी रिसेंट में कुछ मल्टी इंस्टीट्यूट्स हैं फ्रॉम इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने कुछ कंक्लूड किया है, कुछ रिपोर्ट्स बताई हैं कि जो प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा रिकवर्ड किए गए हैं कोविड-19 पेशेंट्स से जो ऑलरेडी रिकवर्ड हो गए, उनके पास बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ नहीं है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है. ये एंटीबॉडीज़ बहुत लंबे समय तक लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, जो कि आईजीजी बॉडी जो एंटीबॉडीज़ चाहिए उसको लेकर के, राइट. तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में भी आगे बताऊंगा किस तरह से हमारे बॉडीज़ में जो पूरी एंटीबॉडीज़ की जो रोल है वो कैसे कैसे काम करती है. तो साइंटिस्ट ने कुछ कंक्लूड किया है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एंटीबॉडीज़ को लेकर के. तो 42 पेशेंट्स जो वॉलंटियर्स थे उनको रखा गया और जो माइल्ड इन्फेक्शंस थे उनको चेक किए गए. तो पाया ये गया कि आउट ऑफ 42, 38 ऑफ देम वेर एक्सप्रेस्ड विद IgG, जो हमारी इम्यूनोग्लोबिन है. G स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबिन और IG इज बेसिकली द एंटीबॉडीज, राइट. तो उसके जो रिस्पॉन्स थे वो सिर्फ 38% में दिखे, वो भी बहुत माइल्डली. नाउ IgG जो एंटीबॉडीज़ है ये जनरली कब प्रोड्यूस होती है? अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है वो कोविड-19 से अफेक्टेड है तो उसको उसी टाइम आफ्टर द वीक ऑफ द इन्फेक्शन उसके बॉडी के अंदर IgG एंटीबॉडीज़ बन जाएगी, जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिव काम करती है टू कॉम्बैट द कोविड-19 वायरसेस. जो कोरोना वायरस की जो वायरस है, SARS-CoV-2 की जो वायरस है, उसको मारने में मदद करती है, राइट. तो ICMR ने कुछ स्टडी भी कंक्लूड किया था. उन्होंने कहा था कि जो प्लाज्मा थेरेपी है उससे बहुत हद तक मदद नहीं मिली है. तो जो ICMR जो हमारी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने ऑफिशियली ये कहा है कि नीदर हेल्प टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी nor prevented the moderately ill patient from manifesting the severe COVID-19. तो ये ऑफिशियल पॉइंट है जो कि ICMR की तरफ से कहा गया है. दिस इज़ वन ऑफ द एपेक्स इंस्टीट्यूशन, द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दैट आर वर्किंग फॉर द मेडिकल रिसर्च, राइट. तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि जो प्लाज्मा थेरेपी है, जो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है, उनमें से ना तो मोर्टेलिटी कम करने में मदद मिली है और ना ही कुछ पेशेंट्स में बहुत मॉडरेटली कुछ पॉजिटिव इफेक्ट दिखा है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द वायरसेस ऑफ द कोविड-19. तो ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. एग्जामिनेशन में अगर कोई भी 2 स्टेटमेंट सवाल है तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ के आप आराम से उसका आंसर करेंगे. नाउ मैं आपको ये बता दूं किस तरह से प्लाज्मा थेरेपी काम करती है. ये एक ड्रामेटिक व्यू है वेरी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे चीज़ें चलती हैं. तो ये आप दिस इज़ लाइक डोनर ने जो रिकवर्ड किया है उस डोनर को यहाँ पे लाया जाता है
और उसके जो SARS-CoV-2 के जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आप ये ब्लड के सैंपल है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि ब्लड में कितने परसेंटेज में प्लाज्मा होती है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द ब्लड। जैसे यहाँ पे आप पूरी ब्लड में देखोगे तो 55% इज प्लाज्मा इन द ब्लड, राइट। और 0.1% के आसपास प्लेटलेट्स होती है। बाकी के जो 41% है वो आरबीसी होते हैं। मैंने इसको, इस डायग्राम को पहले भी अपने डिस्कशन में लिया हुआ है। अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। तो अगर आप जो WBC की अगर बात करें तो बाकी जो WBC है वो अबाउट 4% होते हैं, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स, बेजोफिल, एजिनोफिल्स, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। आपको ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ये याद कर लें कि कौन कौन से WBC के कैटेगरीज में आते हैं। बिकॉज कोविड-19 के बाद जनरल साइंस के क्वेश्चन, खास करके बायोलॉजी से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लाज्मा का परसेंटेज याद रखना है कि दिस इज 55%। नाउ लेट्स बैक टू दिस डायग्राम। तो ये आप इमेजिन करिए कि एक डोनर है जिनका ब्लड सैंपल लिया गया, और उस ब्लड से क्या होता है, जो प्लाज्मा है इस ब्लड से एक्सट्रैक्ट की जाएगी प्लाज्मा को। इस प्लाज्मा को कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा कहेंगे, और वापस इसी प्लाज्मा को उस इंडिविजुअल में डालेंगे जो कि कोविड-19 से अफेक्टेड पेशेंट्स है। सो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा इन्फ्यूजन 1/2 यूनिट्स, राइट। और ये डोनर है जो कि अपने प्लाज्मा को दे रहे हैं। तो ये न्यूट्रलाइज करेगी एंटीबॉडीज़ को, ताकि जो कोविड-19 का जो इफेक्ट है बॉडी में वो कम हो सके। सो दिस इज हाउ द कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअली वर्क्स, राइट। So you must be aware of this picture. If you want, you can pause this video and you can see the concentration and composition of the blood. Now talking about the IgG antibodies functions की अगर बात करें तो जो लेटेस्ट स्टडी है उनके मुताबिक जो IgG एंटीबॉडीज़ है वो एक ब्लाइंड रिसेप्टर की तरह काम करती है। कोरोना वायरस के में जा करके जो स्पाइक प्रोटीन है उसको अटैक करती है, एंड इट इटसेल्फ इज लाइक अ हेल्दी सेल दैट इन्फिल्ट्रेट्स एंड न्यूट्रलाइज द रिस्पॉन्सेज। तो जो हमारे बॉडीज़ में जो IgG है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ फॉर योर नॉलेज ये बता दूँ, जब भी बेसिकली जो बेबी बॉर्न होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनमें थ्रू मदर मिल्क, थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क दे गेट IgG, राइट। तो वहाँ पे इम्यूनिटी जो सबसे ज़्यादा बनने की, जो किसी भी एक युवा, जब भी किसी बच्चे के जन्म होता है तो वो एक ऐसा स्टेज होता है जिस पे सबसे ज़्यादा IgG बनने की संभावना बनती है, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वंस द चाइल्ड गेट बर्थ ही शुड बी इमीडिएटली फीडेड विद द मदर्स मिल्क विद इन एन आवर, क्योंकि उस टाइम में जो एंटीबॉडीज़ है वो सबसे हाई होती है, राइट। सो दीज आर मोर ऑफ द बायोलॉजिकल नॉलेज विच आई डोंट वांट टू गिव यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा जानना हो तो यू कैन, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताएं, आई विल डेफिनेटली शेयर द डिटेल्स विथ यू, राइट। और एंटीबॉडीज़ की अगर बारे में बात करें तो द ब्लाइंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वायरस डिज नॉट सक्सीड इन प्रोवोकिंग सच रिस्पॉन्सेज। तो और दूसरे जो एंटीबॉडीज़ है सबके अलग अलग काम है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा जहाँ पे सारे एंटीबॉडीज़ के फंक्शंस आपको बताऊंगा। तो कुछ 3 तरह के इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ हैं, वैसे टोटल 5 होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 3 बता रहा हूँ। IgG, IgA, IgB, ये न्यूट्रलाइजिंग का काम करते हैं, और सबसे इफेक्टिव जो है, जो एंटीबॉडीज़ है वो है IgG, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स और कैरेक्टर हैं एंटीबॉडीज़ के। बोन मैरो में ये सारी चीज़ें यहाँ पे यू फाइंड, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंटीबॉडीज़। आप देख सकते हो कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है। नाउ IgG की बात करें तो ये हाईएस्ट ओपोनाइजिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग एक्टिविटीज़ में मदद करती है। दीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 सब क्लासेस, जो कि आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आपको नीट का एग्जाम नहीं दे रहा हूँ तो यहाँ पे आपको एक बेसिक जानकारी काफ़ी होगी। IgG-M की बात करें तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड फर्स्ट अपॉन द एंटीजन इन्वेजन एंड इट इंक्रीज द ट्रांसिटी। और IgA की बात करें तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द मोज़ोकल टिश्यू फॉर्म्ड इन द डायमीटर आफ्टर द सेक्शन, राइट। तो ये जो सिक्रीशंस के बाद इनकी सारी चीज़ें आती हैं। नाउ IgG-D की बात करें तो यहाँ पे इनके फंक्शंस अभी भी बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने कंक्रीट बताया नहीं है कि एक्सक्लूसिवली किस पे काम करती है, एक ओवरऑल इनका काम होगा। नाउ IgE की बात करें तो इट इन्वॉल्व इन द एलर्जी, जितने भी एलर्जीज़ हैं उनको मारने में या उनको मदद करने में IgE का रोल होता है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स में इससे डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं, बट आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए वो IgG पे होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Now coming to the other topic, that is Basic Exchange Cooperation Agreement. You can find this news
इन द हिंदू, आपको इंटरनेशनल पेज में ये न्यूज़ मिल जाएगी। तो बात करें इस तरह की न्यूज़ की रेलेवेंस की, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 IR के जो सेक्शन है वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स में इस तरह के एग्रीमेंट हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द डिफेंस सोर्सेज ये बताया गया है कि जो यूएस है, जो यूनाइटेड स्टेट्स है, वो आगे देख रही है, आगे बढ़ कर के ये देखने की कोशिश कर रही है कि जो इंडिया है उन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया है विद रिगार्ड्स टू बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर द जियो स्पैटियल कॉपरेशन, वो कहीं ना कहीं 2+2 के जो मिनिस्टर डायलॉग है उसमें ये चीज़ें रखी जाएगी और इंडिया वुड बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट, राइट। तो जो मीटिंग होनी है क्वाड मेंबर्स की, क्वाड फॉरेन मेंबर्स की, जो मिनिस्टर लेवल की मीटिंग होगी वो टोक्यो में होनी है अक्टूबर में। मोस्ट प्रॉब्ली दिस वुड बी हेल्ड वाया वर्चुअल मोड, क्योंकि कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए बहुत ही कम फिजिकल मीटिंग्स की जा रही है। अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो मॉस्को गए हुए थे, उनके साथ एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, ही हैज़ ऑल्सो अकम्पनीड हिम, बट डिस्पाइट द फैक्ट एंड द इन्फेक्शन लेवल गोइंग ऑन अ हाईएस्ट लेवल, आई पर्सनली फील दैट दिस मीटिंग वुड बी समवेयर क्लोज टू द वर्चुअल मीटिंग, राइट। और इस टाइम पे 2+2 की अगर बात करें तो यूएस की जो इलेक्शंस हैं दैट इज शेड्यूल ऑन नवंबर, तो नवंबर के बाद, नवंबर से पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से ये सारे डिसीजन ली जा रही है, क्योंकि इट्स जस्ट बिफोर द यूएस इलेक्शंस। नाउ मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट की अगर बात करें तो बेसिकली इंडिया और यूएस की काफ़ी अच्छी तालमेल रही है, एंड इंडिया हैव इन सच एग्रीमेंट विद ऑल द क्वाड कंट्रीज। क्वाड कंट्रीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, 3 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया, राइट। तो बिगनिंग की अगर बात करें 2016 में तो 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स थे, दे वर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, एंड इंडिया वाज लाइक समथिंग विच वाज नीडेड, राइट। इंडिया के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी थी कि ये 3 एग्रीमेंट पास किए जा सके। तो द फर्स्ट इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट, जिसको लियुमा भी कहते हैं। नाउ द सेकंड इज कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कॉम कासा, आपको कॉम कासा के नाम से ये चीज़ें जानते होंगे, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये तीनों एग्रीमेंट्स को, इसके जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो भी अलग अलग डिटेल में पढ़ लें। नाउ द थर्ड टॉपिक वाज जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट, दैट इज नॉन एज GSOMIA। ये तीनों साइन किए गए थे 2006 के टाइम में, और ये एक एक्सटेंशन थी जहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी एनेक्स वॉज साइंड विद 2+2 डायलॉग्स, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं यूएस के साथ, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ बात करें कंक्लूजन की, सो देयर हैव बीन अ शार्प इंक्रीज इन इंडिया मैरीटाइम इंटरेक्शन, जहाँ पे जो क्वाड कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो बायलैटरल टाइज है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट हैज़ इम्प्रूव्ड द मैरीटाइम डोमिनेशन अवेयरनेस। जो MDA है उसके तरफ जो अवेयरनेस बढ़ाने में इंडिया की जो इंडियन ओशन रीजन या जो पैसिफिक रीजन है उसमें बहुत हद तक इसने मदद किया है, राइट। सो दिस वुड बी द कंक्लूजन विच यू विल बी राइटिंग इन द एग्जामिनेशन, राइट। Now coming to the other topic, that is India Pakistan to attend the SAARC summit। ये इंडिया पाकिस्तान की जो रिलेशन अभी बहुत हद तक रिसेंट में अच्छी नहीं है, उसके तरफ एक कदम है जहाँ पे कुछ पॉजिटिवली काम किया जा सके। सो दिस इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर जो जनरल स्टडीज़ पेपर 2, और जो SAARC से रिलेटेड पॉइंट है वो आपके प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होंगे। जो एक्सटर्नल अफेयर्स लेवल की मीटिंग हो रही है, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और जो उनके फॉरेन के काउंटर पार्ट है वो दोनों मिलेंगे थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस, एंड दिस इज रिगार्डिंग द साउथ एशियन कॉपरेशन। और दिस इज़ द अनदर डेवलपमेंट जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की टेंशन के बाद जो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई थी रिसेंट में, भी जो पिछले सप्ताह SCO की जो मीटिंग हुई है, उसके बाद जो SAARC की मीटिंग हो रही है वो ये देखा जा रहा है कि बहुत हद तक दोनों कंट्री अपने आप में मदद कर पाएंगे, राइट, और जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उनको अच्छी कर पाएंगे। सो दिस इज समथिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम बोथ द कंट्रीज। ना कमिंग टू द पार्टिसिपेंट्स मेंबर, यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं बेसिकली SAARC के, तो जो ये मीटिंग हेल्ड हो रही है उसकी जो चेयरमैन है, जो चेयरमैनशिप है वो नेपाल के पास है। सो नेपाल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर वुड बी हेडिंग दिस SAARC मीटिंग, और 8 इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं SAARC के, दैट इज अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ द SAARC। कई बार एग्जामिनेशन में मेंबर्स के बारे में भी पूछ ले जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको ये सारे मेंबर्स के बारे में ध्यान होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बेसिकली
जो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर है जो पूरी इस मीटिंग को चेयर करेंगे, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जितने मेंबर्स हैं 8 के 8 मेंबर इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो दिस इज द ऑफिशियल कंफर्मेशन दैट इज कमिंग फ्रॉम द नेपाल इटसेल्फ. नाउ रिवाइवल ऑफ द टाइज की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑफिशियली इट हैज़ बिन पॉइंटेड कि जो सार्क है दैट इज़ जो कॉपरेशन होगी सार्क की, जो क्राइसिस हुई है कोविड-19 के टाइम को देखते हुए, तो सार्क कोविड इमरजेंसी फंड जो प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑलरेडी कहा है कि एक क्रिएशन होनी चाहिए सार्क कंट्रीज़ को मदद करने के लिए, और ये एक्सचेंज बिटवीन द हेल्थ एंड प्रोफेशनल दोनों लोगों को मदद करेगी. हेल्थ सेक्टर में भी कुछ प्रोफेशनल जो हेल्थ मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको भी जो कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए इसमें मदद मिलेगी. और जो कोविड-19 की क्राइसिस है उनके मुताबिक सार्क कंट्रीज़ में अगर आप देखो तो जो कॉन्ट्रैक्शन देखी गई है ओवरऑल ग्रोथ में वो 2.7% के आसपास है. बट इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है या फिर जो वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शंस है या मूडीज़ की कॉर्पोरेट जो प्रोजेक्शंस है उसके मुताबिक इंडिया की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 7 to 8% कम होगी ओवरऑल डेवलपमेंट में. Right, so this is average 2.7%. At least this is minimum which economy is going to be contracted. Right. Now, other topic that is pandemic risk for the pool, informal and low income sector. ये काफ़ी important news है regarding the social security और आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं होंगे. सो दिस इज़ मोर रिलेटेड टू द मेंस पेपर. आपको आज के इंडियन एक्सप्रेस के नेशनल पेज में ये चीज़ें मिल जाएंगी. तो जिस तरह से कोविड-19 की ब्रेक हुई है तो इंटरनेशनल जो हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसको IRDA भी कहते हैं, उन्होंने कहा है कि एक रिकमेंडेशन दी है कमेटी की कि जो पेंडेमिक के जो टाइम में जो रिस्क पूल होनी चाहिए दैट शुड बी सेटअप टू सीक कि जो पेंडेमिक के टाइम में जो प्रॉब्लम्स हैं जो फंड्स की जो इश्यूज हैं दैट शुड टेक केयर ऑफ द पुअर पीपल एंड द पीपल हु आर सोशली बैकवर्ड, जो जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, खास करके MSME या और भी ऐसे लोग हैं जिनको सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उनके लिए एक स्पेशल पेंडेमिक पूल बनाने की ज़रूरत है. So the risk pool will address the losses and displacement caused in the informal sector और low income sectors में. तो खास करके informal sector, low income sector जहाँ पे security नहीं है wages की, वहाँ पे ये मदद करेगी, right? So this is the another similar case crisis in the future. और जो पैनल ने रिकमेंडेशन दी है उनके एस्टिमेट्स के मुताबिक जो करंट बिजनेस है उनके इंटरप्शन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है एंड दिस इज़ लाइक ओवर 100 ईयर्स या उससे पहले आज़ादी के बाद इस तरह की जो क्राइसिस कभी भी इंडिया में देखने को नहीं मिली थी. नाउ इस जो सेस जो बनाई जाएंगी, जो आपको मैंने बताया पेंडेमिक की जो रिस्क पूल बनेंगी, उनके जो बेनिफिशरीज होंगे, राइट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द पूल वुड कैटर टू ऑलमोस्ट 4 करोड़ MSME जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको मदद मिलेगी और जो कैपेसिटी होगी दैट विल लीड टू द एटलीस्ट 75,000 करोड़ इनिशियली, राइट. और जो प्रोविजंस होंगे दैट वुड बी बैकस्टॉप बाय द गवर्नमेंट. तो देखना होगा ये जो जितने सारे बेनिफिशियरीज हैं उनको एक्चुअल में सरकार किस तरह से मदद दे पाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे एम्प्लॉयड है हमारे MSME सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में, जिनको वेजेस सिक्योरिटी अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड नहीं की गई है. नाउ नीड फॉर एक्स्ट्रा कवर की बात की गई है. जिस तरह से पहले भी 2 पूल्स रखे गए थे टेररिज्म को लेकर के और न्यूक्लियर रिस्क को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी पूल्स में हैं, तो इस बार बताया गया कि पेंडेमिक पूल भी होने चाहिए जहाँ पे 2000 करोड़ के आसपास जो इंश्योरेंस फर्म्स है दे विल एबल टू चीप इन एनी फॉर्म ऑफ एनफ सिग्निफिकेंट चंक्स, ऑलमोस्ट 4 करोड़ MSME जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया. एंड अंडर दिस पूल्स इंश्योरेंस फर्म विदाउट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट कैन कम टुगेदर. इनको सरकार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जब एक पूल आप एक रिजर्व फंड बना देते हो तो यहाँ से पैसे अलग से सिर्फ डेडिकेटली उसी चीज़ के लिए खर्च किए जा सकते हैं, राइट. तो इस तरह का कैटास्ट्रॉफिक जो हुआ है उसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं जैसे फ्लड, अर्थक्वेक या पेंडेमिक हो, तो इस तरह में इन तरह के पूल को यूज़ किया जा सकता है. नाउ रिस्क पूल अगर अदर कंट्रीज़ की बात करें तो पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हैं, फ्रांस है, जर्मनी है. इन लोगों ने इस तरह के फंड्स को, पूल्स को ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ अपने कंट्रीज़ में ताकि लोगों को मदद मिल सके. और जो हमारी IRDA की जो कमिटीज़ हैं उन्होंने भी ये स्ट्रेस दिया है
कि ये ज़रूरी है कि इवेंट के टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में, जहाँ पे पे आउट की लॉसेस हो रही है लोगों को, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, वहाँ पे इस तरह का इंश्योरेंस फ्रॉम द री इंश्योरेंस सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वुड इक्वली प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल, राइट। तो ये रिस्क पुल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि दूसरे कंट्रीज़ ने भी इसको समझा है और अडॉप्ट करके ये पुल बनाने की कोशिश की अपने कंट्रीज़ में। नाउ कमिंग टू द MCQs ऑफ द डे, आज के जो MCQs के सवाल है उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। और कल के जो आंसर्स थे आप किसी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सो आई वांट कि यू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप हमें कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताएं कि किस तरह के आपको क्वेश्चंस चाहिए या फिर किस तरह के जो सवाल हैं वो आपके लिए रेलिवेंट होंगे। अगर आप हमें कुछ आइडिया देंगे तो अकॉर्डिंगली विल आस्क दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन विथ यू, राइट। तो बढ़ते हैं आज के MCQs की तरफ। तो पहला सवाल है ज्योग्राफी से। With regards to earthquake, consider the following statement. The tectonic plate of the earthquake is generated due to sliding of the rock along with the fault plane. And the point from where the energy of the earthquake is released is called the epicenter. So if you have read NCERT well, you can easily answer this question, right? So you have to just choose the option. आपको सिर्फ A, B, C या फिर D जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लगते हैं उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। Now coming to the general science, with regards to generic drug, consider the following statement. Generic medicine work in the same way and provide the same clinical benefits to the brand name version, and generic drug cost less than the brand name medicines. अगर आपने रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ा है तो दिस वुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, राइट। तो आपको सिर्फ आंसर चूज़ करने हैं, सिर्फ ऑप्शंस चूज़ करने हैं, और आपके पास अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जेनरिक ड्रग्स को लेकर के तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, राइट। सो डू पार्टिसिपेट, राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड इफ यू हैव एनी अदर कंसर्न डू लेट अस नो, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।